यार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी कोर का जो नया मॉडल पेपर निकला है 2023 का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है उसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और यह सेट 1 का है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक सेट जारी हुआ है। और जब दूसरा सेट जारी होगा, तीसरा सेट जारी होगा, तो उसका भी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे सर आप हिंदी कोर का बता दीजिए और बाकी सब्जेक्ट का भी बता दीजिए। तो जैसे जैसे मॉडल पेपर निकलता है मैं आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो पहला प्रश्न के लिए सबसे पहला चीज़ आप लोगों को देखना है, यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। और इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ पर कुछ प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो इसको अच्छी से आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कवि किसका उल्लेख कर रहा है तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ जो है जैसे यहाँ पर इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है वो अतिथि के बारे में दिया हुआ है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना पहुना, मेहमान। तो याद रखिएगा अतिथि, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है अतिथि होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि देव किसे माना गया है। देव किसे माना गया है तो याद रखिएगा अतिथि को ही देव माना गया है, ठीक है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किसके हृदय में तेज होता है। तो जो साहसी लोग होते हैं उसके हृदय में तेज होता है, जो सत्यवादी होते हैं उसके हृदय में भी तेज होता है, जिसकी प्रतिज्ञा अटल होता है उसके हृदय में भी तेज होता है। यानी कि इसमें टोटल राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि काव्यांश का मूल भाव क्या है। इस काव्यांश का मूल भाव क्या है तो याद रखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है कि भारत के अतीत का गौरव गान, ठीक है, क्योंकि भारत में जो यहाँ पर अतीत में जो गौरव गान हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका मूल भाव होगा और बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे भी यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, और 5 नंबर के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके 5 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका आप लोगों को जवाब देना है। बस अंत तक आप लोग वीडियो को देखिए, हर एक चीज आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और आप लोग लिखते चलिएगा तो और बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 5 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है इस गद्यांश के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों से काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो याद रखिएगा मनुष्य के पास में अपना नैतिक गुण होता है जिसके कारण से वे सभी जीवधारियों से अलग होता है, ठीक है, श्रेष्ठ होता है, महान होता है। आगे देखिए जो यहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, और 6 नंबर का प्रश्न है कि हर व्यक्ति जीवन प्रयत्न किसकी खोज में रहता है। हर एक व्यक्ति जो है अपना जीवन किसकी खोज में बिताता है तो याद रखिएगा सुख की खोज में अपने आप का जो जीवन है उसको वो व्यर्थ कर देता है, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न है कि मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही तो चाहिए, इसीलिए तो वो खोजने में लगे हैं। बाकी पशु को नहीं चाहिए, पक्षियों को नहीं चाहिए, वनस्पतियों को नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य को चाहिए। तो यहाँ पर ग ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए जो 8 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे बड़ा सुख है, तो सबसे बड़ा सुख क्या है तो याद रखिएगा परोपकार का सुख जो होता है ना वो सबसे बड़ा सुख होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए 9 नंबर का जो प्रश्न है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन का मतलब आप लोग याद रखिएगा, जिस समय हम लोग आवेदन पत्र लिखते हैं ना कि सेवा में श्रीमान, इस तरह से होता है। हेडमास्टर के लिए लिखा जाता है, स्कूल में छुट्टी के लिए लिखा जाता है, और बाकी बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे चीज के लिए लिखा जाता है सेवा में श्रीमान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए आखिर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा महोदय का प्रयोग किया जाता है और महोदया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। और आगे देखिए जो यहाँ पर 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत में जो प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है, तो क्या होगा तो याद रखिएगा उसे
उतंड मारदंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो उतंड मारदंड कहा जाता है, जो यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और 11 नंबर का प्रश्न भी आप लोग देखिए कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो याद रखिएगा तार। ठीक है, जिसे हम लोग टेलीग्राम कहा मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो वो अब फिलहाल बंद हो चुका है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप लोग देखिए कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता कौन वाला है? तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है अस्थायित्व। क्या है? तो अस्थायित्व है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कि फीचर किस प्रकार के विधा मानी जाती है। ठीक है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो याद रखिएगा उसे हम लोग विषय प्रधान बोलेंगे। क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग विषय प्रधान कहेंगे। आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? ठीक है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित हैं? तो रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ज्ञानात्मक संवेदना होगा और संवेदनात्मक ज्ञान होगा। मतलब दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क और ख दोनों, मतलब यहाँ पर गो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि जब घटना कोई भी घटता है तो उसको ठीक ठीक सूचना देना, इसी को तो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कहीं पर भी घटना होगा रिपोर्ट तैयार कैसे किया जाता है? तो जब घटना घटी हो तो उसकी ठीक ठीक जानकारी को हासिल करना, यही तो है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। ठीक है, आखिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देख लीजिए कोई भी कहीं पर भी आखिर क्यों ना घटना घटी हो तो उसको एक छोटे शब्दों में अगर हम लोग दूसरे आदमी के पास में भेजेंगे, उसे दिखाएंगे तो किस जरिए छोटा शब्द में, तो उसे हम लोग ब्रेकिंग न्यूज कहेंगे कि वहाँ पर इस तरह का घटना हुआ। ठीक है, तो उसी को हम लोग हेडलाइन बनाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, यही हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि संचार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संचार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है कि सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, मतलब टोटल होगा, यानी कि ये सभी होगा। घ ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे भी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अगला यहाँ पर दिया हुआ है और आप लोगों की किताब से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक कविता है, इस कविता को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही सही आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो 19 नंबर से लेकर के 22 नंबर का जो प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो कविता दिया हुआ है तो यह कविता आखिर किस पंक्ति से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? तो याद रखिएगा उस कविता का नाम है ऊषा। क्या नाम है? तो ऊषा। ऊषा कविता से यहाँ पर लाइन जो है वो लिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 20 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि नीले जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? कौन सा जो दृश्य है उसे चित्रित किया गया है? तो याद रखिएगा सूरज की चमक के झिलमिलाने का जो दृश्य है उसे चित्रित किया गया है। मतलब यहाँ पर को ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो किसका चित्रण करना चाहता है बताइए? आप लोग जानते हैं इसका आंसर? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, कवि जो है वो नीले नदी का चित्रित करना चाहते हैं। ठीक है, उसका चित्रण करना चाहते हैं। आगे देखिए जो 22 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है आप लोग बस याद करके रख लीजिएगा, परीक्षा में काफ़ी सारा सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, और जब अगला मॉडल सेट निकलता है तो उसका फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा काफ़ी सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड पहले ही कर चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना होगा मेरे चैनल में। ठीक है, और तो काफ़ी सारा वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए और रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास की पढ़ाई होता है, तो रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर एक क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न है कि उषा के जादू का क्या तात्पर्य होता है? तो उषा के जादू का क्या तात्पर्य होता है? तो देख लीजिए
उषा के जादू का जो तात्पर्य होता है, ठीक है, वो होता है कि प्रातःकालीन वातावरण का जो सौंदर्य होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है कि उषा के जादू का तात्पर्य, ठीक है, उसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का जो दुष्परिणाम हुआ, ठीक है, वह क्या हुआ? तो याद रखिएगा वह क्या हुआ था कि कथ्य जटिल हो गया था। क्या हुआ था? तो कथ्य जटिल हो गया था, ठीक है। बादल यहाँ पर दिया हुआ है कि बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। बादल जो है वो विप्लव क्यों मचा रहे हैं? तो याद रखिएगा बादल जो हैं वो लोगों का निर्मम शोषण देख करके वो काफ़ी हड़बड़ा गए हैं, इसीलिए विप्लव मचा रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है। तो भाई पेट पूर्ति के लिए कौन कौन आदमी मारे मारे फिरता है? तो याद रखिएगा यहाँ जो 25 नंबर का आंसर होगा ना वो भिखारी होगा। क्या होगा? भिखारी होगा, ठीक है, जो अपने पेट पूर्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, मारे मारे फिरते रहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो याद रखिएगा खिलौने दे करके बहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है वहाँ से, ठीक है। छोटा मेरा खेत जो है तो यह कविता है, तो आखिर वहाँ से कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा वहाँ से कौन फसल प्राप्त होती है? तो यहाँ जो दिया हुआ है ना थोड़ा और एक बार देख लीजिए कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पूछा है तो यहाँ कविता शायद होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगर आप लोग जानते हैं तो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पर कविता होगा, ठीक है। क्या होगा? तो कविता होगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा क्योंकि इस प्रश्न का जवाब के ले करके मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो थोड़ा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 28 से लेकर के 31 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके, ठीक है। तो गद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ जो इस गद्यांश दिया हुआ है आप लोगों की किताब का ही है, ठीक है। तो पूछा है कि इसका लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती है। क्या है? तो धर्मवीर भारती है, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए कि कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज हो गया है, ठीक है। ज्यों की त्यों दर्ज हो गया है मतलब यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो होगा ना ख ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है त्याग पूर्वक दान की बात सुन करके, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है? तो भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का जो आचरण है वो कैसा हो गया है? तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार के बारे में चटकारे लेकर लोग बातें करते हैं। भ्रष्टाचार तो करते हैं लेकिन फिर चटकारे लेकर के बात करते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं। याद रखिएगा जो भ्रष्टाचार होते हैं ना, जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं ना वो इसी तरह का चटकारे लेकर बात करते हैं, ठीक है। अपने आप को इतना दिखाएगा कि मैं कितना दूध का धुला हूँ, ठीक है। याद रखिएगा पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है, ठीक है। लेखक को देश के संदर्भ में देश के लिए आखिर कौन ऐसा बात है जो उसे कचोटते रहते हैं, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इसीलिए कवि जो है लेखक जो है वो परेशान है, ठीक है। पहला ऑप्शन। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 32 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है। और आप लोग याद रखिएगा अगर साउंड में हल्का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हेडफोन लगा करके सुनिए, ठीक है। साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए लोगों में लड़कों की टोली को क्या कहा जाता है? तो उसे इंद्र सेना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंद्र सेना। काफ़ी लोग जो है ना बानर सेना में टिक लगाएंगे, तो बानर सेना गलत होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा बानर सेना नहीं होगा, क्या होगा? तो इंद्र सेना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है, ठीक है। तो शेर का बच्चा किसे कहा गया है? आप लोग जानते हैं लुटन सिंह को कहा गया है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? तो वो नमक लेकर के जाना चाहती थी, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए
कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है। ठीक है, तो जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, उसमें पेशा जैसे कि मतलब लड़की अगर जन्म जन्म ली, ठीक है, तो बचपन में ही उसका शादी हो जाता था। ठीक है, तय किया जाता था कि हाँ इसके साथ में शादी होगा। अगला देखिए, मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देना, ठीक है, ये होता था। और यहाँ पर देख लीजिए, अनुपयुक्त या फिर अपर्याप्त पेशा होने से भूखों मरना, यानी कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होगा, मतलब यहाँ पर घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और आगे देखिए, जो 36 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। ठीक है, लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, सुख में मतलब सुख दुख में समान रहता है, और लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता है, और सदा सरस बना रहता है, मतलब सब होगा। और आगे यहाँ पर देखिए, जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो याद रखिएगा जब सिल्वर वेडिंग में यशोधर पंत की विवाह हो रहा था तो उस समय कौन सा वर्षगांठ वहाँ पर मनाया जा रहा था। ठीक है, तो 25वीं वर्षगांठ, ठीक है, 25वीं वर्षगांठ जो है वो राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, जूझ कहानी में किसका चित्रण किया गया है, तो जूझ कहानी में किसका चित्रण हुआ है, तो संघर्षशील किशोर का। आगे यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ पर जल संस्कृति उसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जल संस्कृति उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था वहाँ पर होता है, इसीलिए बिल्कुल उसे जल संस्कृति का मतलब दर्जा दिया गया है। और यह इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 40 नंबर का, वो आप लोग देख लीजिए कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है। तो एन फ्रैंक जो है वो अपने डायरी में किसे संबोधित किया है, तो गुड़ियों को या फिर गुड़िया को। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा 40 प्रश्न इसी तरह से मतलब है। और इसके बाद में जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।